नमस्ते मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के केंद्र में है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सिलसिले में अब तक हम 6 बार मिल चुके हैं और यह अपनी 7वीं मुलाकात है। पिछले अंकों में हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक है। उसने अपने स्वामी अपने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को मारकर गद्दी हासिल की थी। उसने अमीरों को दबाव में ले लिया था। उसने अपने राजनीतिक निर्णयों में धर्माधिकारियों की राय लेना छोड़ दिया था, जैसी कि सल्तनत में परंपरा थी। उसने एक ऐसे राजत्व सिद्धांत का अनुसरण किया जिसमें पैगंबर के बाद यदि कोई था तो सुल्तान था, और सुल्तान ने जो सोच लिया वही अंतिम है। हमने देखा कि उसकी 2 महत्वाकांक्षाएं थी। एक तो वह नया मजहब चलाए और दूसरी यह कि वह सारी दुनिया को जीते। दूसरा सिकंदर बने, सिकंदर के जैसा सिकंदर सानी बने। इसी सिलसिले में उसने पहले गुजरात को जीता, फिर रणथंभोर को जीता और उसके बाद चित्तौड़ को जीता। उसका जो चित्तौड़ अभियान है, उस अभियान से 2 बातें जुड़ी हुई हैं। एक बात तो यह कि वह अपने साम्राज्यवादी भूख को शांत करने के लिए चित्तौड़ पर टूट पड़ा। कई महीनों के घेरे के बाद उसे चित्तौड़ हासिल हुआ। और दूसरी बात यह जुड़ी हुई है कि वह चित्तौड़ की अत्यंत रूपवती और गुणवती रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए चित्तौड़ आया था। मैंने पिछले अंकों में यह स्पष्ट किया था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अपनी साम्राज्यवादी भूख शांत करने के लिए चित्तौड़ आया था, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि उसके मन में पद्मिनी को हासिल करने की इच्छा थी। जो लोग ये कहते हैं कि वह पद्मिनी के लिए नहीं आया था, उनके कहने का आधार यह है कि पद्मिनी की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी हुई कहानी है, जो बहुत बाद में लिखी हुई है। और मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत एक साहित्य का ग्रंथ है। साहित्य में कल्पना होती है, वास्तविकता नहीं होती। मैंने पिछले अंकों में कहा था कि साहित्य हमें समाज का वास्तविक चित्र दिखाता है, लेकिन उस चित्र को देखने के लिए आपको साहित्य में से कल्पना के अंशों को बाहर करना पड़ता है। या आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि साहित्य से हमें इतिहास के अंशों को निकालना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है। हम किसी भी साहित्यिक रचना को जो इतिहास की किसी घटना पर आधारित हो, केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकते
कि वह एक साहित्य की रचना है। जो लोग ये मानते हैं कि पद्मावत एक साहित्यिक ग्रंथ है और साहित्य का आधार तो कल्पना होता है, कल्पना में इतिहास की सच्चाई कैसे मिलेगी? उन लोगों को यह जानना चाहिए कि साहित्य आपके सामने समाज का चित्र प्रस्तुत करता है। यदि उसमें से कल्पना को बाहर निकाल दिया जाए तो पीछे सत्य बचता है, सच्चाई बचती है और उस सच्चाई का परीक्षण किया जाए, विभिन्न तथ्यों के आधार पर उस सच्चाई को परखा जाए और उसके बाद जो परिणाम मिले उन परिणामों पर गौर किया जाए तो हम इतिहास की सेवा कर सकते हैं। पद्मावत भी निश्चित रूप से एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है, लेकिन उसकी बुनियाद इतिहास है। हमें उस बुनियाद को टटोलना होगा, उस बुनियाद को देखना होगा। पिछले अंक में मैंने आपको पद्मिनी की जो कथा है वह भी सुनाई थी कि रतन सिंह को कैद करके ले जाया गया और पद्मिनी ने कहा कि मैं समर्पण कर दूंगी, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे साथ 1600 पालकियां होंगी जिनमें मेरी दासियां होंगी। तो अलाउद्दीन ने इसकी हाँ भर दी और बाद में जब पद्मिनी वहां गई तो उन 1600 पालकियों में जो सैनिक थे उन्होंने लड़ाई लड़ी और वे चित्तौड़ तक आ गए। बाद में जो अलाउद्दीन की फौज है वह चित्तौड़ आई और पद्मिनी ने जोहर किया। डॉक्टर के.एस. लाल, डॉक्टर ओझा कहते हैं कि साहब ये तो एक रोचक कथानक है, इसमें सत्य नहीं मिल सकता। उनके तर्क क्या हैं? एक बार उन तर्कों को देख लें। उनका कहना है कि जब रतन सिंह का चित्तौड़ पर शासन था और अलाउद्दीन ने हमला किया तो रतन सिंह को गद्दी पर बैठे 1 साल ही हुआ था। वह 12 साल तक सिंघल द्वीप कैसे रहकर आ गया। दूसरी बात वे कहते हैं कि श्रीलंका के इतिहास से पता चलता है कि रतन सिंह के समय लंका का राजा पराक्रम बाहु चतुर्थ था, जो नाम गंधर्व सेन बताया जा रहा है पद्मावत में। इस नाम का कोई राजा उस समय नहीं हुआ। इनका कहना है कि जाय से 8 वर्ष का घेरा बताता है चित्तौड़ का। इसकी ऐतिहासिक पुष्टि नहीं होती है। उनका यह कहना कि कोई भी राजा इतना स्वाभिमानी होता है, चाहे वह रतन सिंह ही क्यों न हो, भले ही वह हार गया, कि अपनी रानी को इसलिए समर्पित नहीं कर सकता कि कोई दूसरा पुरुष उसे देख ले। ये जो बात है कि अलाउद्दीन इस शर्त पर मान गया कि मुझे एक बार पद्मिनी दिखा दो, मैं चला जाऊंगा, इस बात को रतन सिंह मान नहीं सकता था। उनका यह कहना है कि जायसी पद्मिनी को युद्ध का कारण बताता है, जबकि फरिश्ता हाजी उदबीर नहीं बताते। उनका यह कहना है कि जायसी तो साहित्यकार है, वह तो प्रतीकों में बात करता है और वह लिखता है पद्मावत में अंत में कि इस कथा में चित्तौड़ तो देह का प्रतीक है, शरीर का, रतन सिंह मस्तिष्क का प्रतीक है,
सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है, पद्मिनी चातुर्य का प्रतीक है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। तो जो लोग पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक नहीं मानते, उनका कहना यह है कि आप इन प्रतीकों के आधार पर पूरे पद्मावत को देखिए और जहां ये पात्र रखे हुए हैं वहां इन प्रतीकों को रखकर देखिए, आपको पद्मिनी की कहानी सही नहीं लगेगी। फिर उन्होंने यह कहा कि यह ग्रंथ तो लगभग 225 साल बाद में लिखा गया पद्मावत, तो कैसे माना जा सकता है, इसको सही कैसे माना जा सकता है। फिर कहा कि अलाउद्दीन जो इतना आक्रामक सुल्तान था, साम्राज्यवादी था, वह खिजर खां को चित्तौड़ छोड़ने के लिए कैसे कह सकता है। फिर यह कि उसकी गुप्तचर व्यवस्था तो बहुत सुदृढ़ थी, क्या उसे पता नहीं चलता कि पद्मिनी जिन 1600 पालकियों को लेकर आ रही है, उन पालकियों में दासियां नहीं थी, सैनिक थे। फिर उनका यह कहना था कि शाही महल इतना बड़ा नहीं था कि वहां 1600 पालकियों को उतारा जा सके। मित्रों, यह हम पहले ही कह चुके कि पद्मावत एक साहित्यिक ग्रंथ है और साहित्यिक ग्रंथ में कल्पना होती है। महल का बड़ा होना कोई जरूरी नहीं, पालकियों का भी 1600 होना कोई जरूरी नहीं। गुप्तचर व्यवस्था टूट जाती है, खंडित हो जाती है अनेक बार। राजपूत जब वापस टूटकर पड़े तो किला खाली भी करना पड़ सकता है। किसी घटना का 200, 250, 250 साल बाद में लिखा जाना यह सिद्ध नहीं करता है कि वह घटना हुई ही नहीं थी। घटना लोगों की जबानों पर चलती है और उसी आधार पर साहित्यकार लिखते हैं और इतिहासकार उसी आधार पर नए तथ्यों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यह जो बात है कि ये जो पद्मिनी है वह तो चातुर्य की प्रतीक थी, चित्तौड़ देह का प्रतीक था, रतन सिंह मस्तिष्क का प्रतीक था, सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक था, अलाउद्दीन माया का प्रतीक था। तो डॉक्टर माता प्रसाद और डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय, डॉक्टर वासुदेव शरण ने यह तर्क दिया है, यानी इन लोगों ने, यानी जहां तक यह प्रश्न है कि पद्मिनी चातुर्य की, रतन सिंह मस्तिष्क का, चित्तौड़, जहां तक यह प्रश्न है कि चित्तौड़ देह, रतन सिंह मस्तिष्क, सिंघल द्वीप हृदय, पद्मिनी चातुर्य और अलाउद्दीन माया का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये प्रतीक है। तो मित्रों, डॉक्टर माता प्रसाद और वासुदेव शरण के जो ग्रंथ हैं, उन्होंने जो पांडुलिपि देखी और अपना ग्रंथ दिया संपादित करके, उसमें उन्होंने ये बात नहीं लिखी। तो यह क्षेपक है, यह बाद में जोड़ी हुई चीज है। जो लोग ये कहते हैं कि बर्नी, इसामी, निजामुद्दीन जैसे इतिहासकारों ने पद्मिनी की कहानी का उल्लेख नहीं किया है, उन लोगों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि बर्नी ने 3 पंक्तियां लिखी है चित्तौड़ के लिए, इस अभियान के लिए। इसामी ने इससे भी कम लिखा, निजामुद्दीन ने 1 पंक्ति लिखी है।
तो क्या इनके वर्णन करने या न करने से घटनाओं की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, घटनाओं का होना नहीं होगा? पद्मावत से कोई 15 साल पहले एक ग्रंथ आया था, चिताई चरित, उसमें इस घटना का उल्लेख है। एक ग्रंथ है गोरा बादल चरित, उसमें इस घटना का उल्लेख है। गोरा बादल चरित की जो भाषा शैली है वह जायसी से पहले की भाषा शैली दिखाई देती है। इसी तरह जायसी के भी 14 वर्ष पूर्व तोमर शासक सलहदी के एक दरबारी कवि ने सीता चरित नामक एक ग्रंथ लिखा, उसमें पद्मिनी की कथा का उल्लेख है। राघव बिहारी जो राघव भिखारी है वह ऐतिहासिक चरित्र नहीं था। ये कहने वाले लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ें। वे कहते हैं कि राघव चेतन ने अलाउद्दीन के सामने पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन किया था और अलाउद्दीन को पद्मिनी की राख हाथ लगी थी। जो ग्रंथ है खजाइनुल फतूह, उसमें लिखा हुआ है कि 25 अगस्त 1303 को किला फतेह होने पर राय भाग गया, परंतु पीछे राय स्वयं शरण में आया और तलवार की बिजली से बच गया। यानी बाद में रतन सिंह जिंदा रहता है। तो ऐसी कई बातें हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पद्मिनी के प्रति अलाउद्दीन के मन में यह भाव था कि मैं उसे प्राप्त कर लूं। और यह कोई इतना बड़ा प्रश्न नहीं है कि इस पर विवाद किया जाए। एक सुल्तान यदि एक किले को फतेह करने आ सकता है तो वह एक रानी को हासिल करने के लिए भी आ सकता है। एक अभियान में उसके 2 काम हो रहे हैं तो वह एक ही काम क्यों करेगा? वह तो दोनों ही काम करने की कोशिश करेगा। अलाउद्दीन के जालोर अभियान की चर्चा करूंगा तब जब हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।